हेलो बच्चों, आगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में चलते हैं। पहले तो बैकग्राउंड समझ लेते हैं। मान लिया अगर हमसे बोला जाए कि sin x इज इक्वल टू हाफ को सॉल्व करो, ठीक है, इसका सल्यूशन बताओ। तो 10 तक तो शायद हमारे दिमाग में क्या आएगा कि x 30 डिग्री होना चाहिए। 30 डिग्री मतलब π/6 होना चाहिए, ठीक है। बट x इज इक्वल टू π/6 इज वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। ये जो इक्वेशन है इसका एक आंसर x इज इक्वल टू π/6 भी है। बट अगर मेरे को ये सॉल्व करने के लिए बोला गया है, देन आई एम सपोज टू गिव ऑल पॉसिबल आंसर्स। इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पाई माइनस π/6 रख दूँ तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन पाई माइनस π/6 भी साइन π/6 हो जाएगा, विच विल बी हाफ। या फिर हम रख दें 2 पाई प्लस π/6 तो भी आंसर हाफ आ जाएगा। 3 पाई माइनस π/6 रख दें तो भी आंसर हाफ आ जाएगा। मतलब जो हाफ वैल्यू है साइन एक्स में, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो एंगल है π/6, उस एंगल तक पहुंचने के इनफाइनाइट तरीके हैं कि हम एक चक्कर मारें फिर वहाँ तक पहुँच जाए, या 10 चक्कर लगाए फिर और आगे चले जाए। 10 चक्कर का मतलब क्या है, 2 पाई इंटू 10, 20 पाई प्लस π/6, वो भी इसका एक आंसर है। तो अब अगर हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना होगा तो वी विल गिव द जनरल सोल्यूशन, ये ठीक है। वी विल गिव दीज इनफाइनाइट सोल्यूशंस। अब इनफाइनाइट सोल्यूशंस को एक एक करके लिखना तो पॉसिबल नहीं है कि हम बोलेंगे π/6 आंसर हो गया, फिर हम बोलेंगे 5 पाई प्लस π/6 भी आंसर हो गया, 2 पाई प्लस π/6 भी आंसर हो गया। ऐसे करके इनफाइनाइट आंसर तो नहीं लिख सकते। तो वी हैव टू डिवाइस ए मेथड कि हम उन इनफाइनाइट आंसर्स को लिख पाएँ, ठीक है। अब इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल क्या है कि अगर तुमसे पूछा जाए कि इवन नंबर बताओ, तो इवन नंबर तो हो गया 2, 4, 6। अगर हम उन्हें सारे इवन नंबर बताओ तो हम ऐसा थोड़ा कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे बोलते चले जाएं इनफाइनाइट तक। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वो तो इस लाइफ में बोल ही नहीं सकते। तो उसके लिए हमने वे अराउंड क्या निकाल रखा है, हम बोलेंगे कि 2n इज़ एन इवन नंबर जहाँ पे n कोई भी इंटीजर है। तो 2n को इवन बोलने से क्या हो जाएगा कि अब n की जगह कुछ भी रखते रहो, यू विल गेट डिफरेंट इवन नंबर्स एंड 2n विल कवर ऑल पॉसिबल इवन नंबर्स। तो यहाँ पे भी सोल्यूशन लिखने के लिए हम कुछ इसी तरह की चीज़ करेंगे कि हम जनरल सोल्यूशन लिखेंगे n के टर्म्स में। दिस वाज द लिटिल बैकग्राउंड, ठीक है। अब जैसे इसी की बात कर लेते हैं। अगर मान लिया हमें sin x इज इक्वल टू हाफ को सॉल्व करना है, तो एक तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा कि अगर ये 30 डिग्री है तो इस पे वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ। फिर एक इस डायरेक्शन में अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी हाफ आ जाएगा। यहाँ दोनों जगह साइन नेगेटिव होगा। तो अब इस सॉल्यूशन को लिखने के लिए व्हाट वी विल डू, जैसे हमने ये ऑलरेडी पहले कर रखा है कि यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा, 2n पाई, ठीक है, पाई का इवन मल्टीपल। यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा, 2n प्लस 1 पाई, पाई का ऑड मल्टीपल। ये वाले एंगल को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो हमने बोला था कि 2n पाई प्लस π/2 लिख लो, या फिर कॉमन लेके 4n प्लस 1 इंटू π/2 लिख दो। ऐसे ही इस वाले एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, 4n माइनस 1 इंटू π/2 लिख लो, या फिर 4n प्लस 3 π/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2n पाई इज बेसिकली अगेन यहाँ पे जो इनफाइनाइट एंगल्स आएंगे, इस जगह पे 0 भी आएगा, 2 पाई भी आएगा, -2 पाई भी आएगा, -4 पाई भी आएगा, 4 पाई भी आएगा। ऐसे करके इनफाइनाइट एंगल्स आएंगे। इन इनफाइनाइट एंगल्स को लिखने का कॉम्पैक्ट तरीका क्या है, 2n पाई लिख के बोल दिया कि n कोई भी इंटीजर है। तो उससे क्या होगा, n की अलग अलग वैल्यूज़ रखो, ये सारे इनफाइनाइट एंगल कवर हो जाएंगे। इन्हीं की हेल्प से वी कैन राइट इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, ये ठीक है, इस एंगल को लिखना है, तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ तक पहुँचूंगा, ये ठीक है, आई विल रीच ओवर हियर, देन वी विल ऐड π/6। तो इस एंगल को लिखने का जनरल तरीका क्या हो गया, 2n पाई प्लस
पाई बाई 6. नाउ यू थिंक ऑफ एनी एंगल यहाँ पे पहुँचने के लिए, मतलब ऐसे करके हमने 2 राउंड मारे फिर पाई बाई 6 जोड़ दिया. दैट विल ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस. एन की कोई भी वैल्यू लेके 2 राउंड मारे तो एन की वैल्यू 2 ले लिया हमने. अगर हम बोलेंगे 1 राउंड मारा क्लॉकवाइज फिर उल्टा यहाँ तक आ गए. क्लॉकवाइज 1 राउंड मारने का मतलब क्या है कि एन का वैल्यू हमने -1 ले लिया तो क्लॉकवाइज एक बार घूम गए. अगर हम बोलेंगे सीधे सीधे यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए बस, तो दैट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाई एन इज इक्वल टू 0 बाई टेकिंग एन इज इक्वल टू 0. तो ये वाला एंगल कैन बी रिटन एज दिस. ये वाला जो एंगल है वो बेसिकली पाई बाई 6 इज वन ऑफ द वैल्यूज. ऐसे करके तो इनफाइनाइट तरीके से लिखा जा सकता है. ठीक है, एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन अगर मेरे को ये वाला एंगल लिखना होगा तो हम एक तो ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे पहुँचे 2n पाई और फिर यहाँ तक जो ये एंगल है 5 पाई बाई 6 ये जोड़ दिया. तो इट कैन बी रिटन एज 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6. परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. दूसरा तरीका क्या हो गया कि हम यहाँ तक पहुँचे 2n प्लस 1 इंटू पाई और फिर क्लॉकवाइज घूम गए पाई बाई 6 से. तो क्लॉकवाइज के लिए तो नेगेटिव हो गया. तो इसी को लिखने का दूसरा तरीका कितना हो गया 2n प्लस 1 पाई माइनस पाई बाई 6. ठीक है. तो ये जो sin x इज इक्वल टू हाफ आया, अगर इसका हम मतलब ये तो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया. अगर इसका हम जनरल सोल्यूशन दें ये, ठीक है, तो वो सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा. यही 2 एंगल आ सकते हैं और कहीं तो आएगा नहीं एंगल ये. ठीक है. इसके इधर जाएंगे वैल्यू बढ़ेगा हाफ से, इधर जाएंगे कम होगा ये. ठीक है. ऐसे ही इधर जाएंगे कम होगा, इधर बढ़ेगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर वैल्यू नेगेटिव होगा. तो और कोई एंगल नहीं आएगा इन दोनों को छोड़ के. तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं. ये वाला तो हमने लिख लिया x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस पाई बाई 6. ऑड मल्टीपल ऑफ पाई तक पहुँचे फिर क्लॉकवाइज घूम गए पाई बाई 6 से, तो इसलिए तो हो गया माइनस पाई बाई 6. जो दूसरे वाला एंगल है ये, ठीक है, जो ये वाला एंगल है उसके लिए हम 2n पाई तक पहुँचे फिर उसमें पाई बाई 6 जोड़ दिया तो ये ऐसे आ गए. ठीक है. अब देखो इसको हम थोड़ा सा और स्मार्ट तरीके से लिख सकते हैं. इन दोनों को मिला के अगर इन दोनों को भी हम एक साथ लिखना चाहें तो आई कैन राइट ऐसे करके n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू पाई बाई 6. अच्छा, पहले तो हम यही समझते हैं ये लिखा क्या है. इसको हम कैसे पढ़ेंगे. पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल में से पाई बाई 6 घटा दिया ये. ठीक है. दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं, सॉरी, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में से हमने पाई बाई 6 घटा दिया. ये तो ये वाला एंगल हो गया. ये हो गया इवन मल्टीपल ऑफ पाई, उसमें पाई बाई 6 जोड़ दिया. तो इन 2 एंगल्स को लिखने का मतलब क्या है कि अगर पाई का ऑड मल्टीपल है देन वी विल सब्ट्रैक्ट पाई बाई 6. अगर पाई का इवन मल्टीपल है देन विल ऐड पाई बाई 6. ये ठीक है. इवन मल्टीपल में जोड़ेंगे, ऑड मल्टीपल में घटाएंगे. तो इन दोनों को एक साथ ऐसे लिख के अचीव किया जा सकता है. ठीक है. अब ये क्या हो गया n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू पाई बाई 6. तो इसमें अगर n इवन हुआ तो ये माइनस 1 रेज टू पावर इवन विल गिव यू 1. 1 होने से पाई बाई 6 अपने आप ऐड हो जाएगा. कब ऐड हो जाएगा, जब n इवन होगा. तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई में ऐड हो जाएगा, वहाँ से तो ये सारा कवर हो गया. अगर n ऑड हुआ, मान लिया 5, तो माइनस 1 रेज टू पावर 5 विल बी माइनस 1. 7 माइनस 1 रेज टू पावर 7 विल बी माइनस 1. तो अगर n ऑड हुआ तो इसकी वजह से नेगेटिव बाहर आ जाएगा. तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में से पाई बाई 6 अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है. तो ये इसी को लिखने का एक कॉम्पैक्ट तरीका हो गया. दोनों को ज्वाइन करके ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. तो ये हमारा हो गया इक्वेशन लिखने का एक तरीका.
ठीक है, अब लिखते हैं इसको आगे। अच्छा, साइन के लिए तो ये तरीका हो गया लिखने का। तो अगर साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ लिखा है तो इस हाफ को बेसिकली हमने क्या लिख दिया, साइन पाई बाई 6। ठीक है, फिर वो वाला जो एंगल साइन पाई बाई 6 वाला है वो पाई बाई 6 हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब कॉस में बेसिकली क्या होगा, कॉस में जो एंगल होगा वो मतलब साइन में अलग टाइप का सोल्यूशन लिखा जाएगा इस तरीके से, कॉस में कुछ अलग तरीके से लिखा जाएगा, टैन में कुछ अलग तरीके से लिखा जाएगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, अलग अलग तरीके से क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि साइन और कॉस जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं ये, ठीक है, जो सेम साइन का वैल्यू अलग अलग क्वाड्रेंट में आएगा। साइन के केस में जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा वो इन दोनों में आएगा, नेगेटिव इन दोनों में आएगा। कॉस के केस में पॉजिटिव इन दोनों में आएगा, नेगेटिव इन दोनों में आएगा। तो जब कॉस की वैल्यू लिखेंगे अगर पॉजिटिव है तो ये दोनों एंगल लिखने पड़ेंगे, तो उसको लिखने का तरीका अलग होगा। ठीक है, तो जैसे अगर मान लिया हम लिख दें कॉस एक्स इज इक्वल टू हाफ, तो कॉस एक्स में हाफ वैल्यू कहाँ पे मिलेगा, 60 डिग्री पे। तो ये हो गया पाई बाई 3, फिर एक इधर हो जाएगा पाई बाई 3, ये दो एंगल हो गया। ये वाली अगर कहानी हमें समझ में आई है तो नाउ आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि 2n पाई पे पहुँच के एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, एक बार क्लॉकवाइज घूम गए। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2n पाई पे पहुँच के एक बार पाई बाई 3 ऐड कर दिया तो ये वाला आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वाला आ जाएगा। तो जो साइन में इस तरीके से लिखा जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 रेज़्ड टू n इंटू एंगल, यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस एंगल करके लिखा जाएगा। ठीक है, अब tan की भी बात कर लेते हैं। अगर मान लिया लिखा है tan x इज इक्वल टू 1, tan जो पॉजिटिव होगा वो फर्स्ट में एंड थर्ड में होगा, ये पाई बाई 4 हो गया, ये पाई बाई 4 हो गया। तो इस एंगल तक अगर पहुंचना है तो 2n पाई तक पहुंच गए, पाई बाई 4 जोड़ दिया तो ये हो गया 2n पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, इस एंगल तक पहुंचना है तो यहाँ तक पहुँचे, फिर पाई बाई 4 इसमें भी जोड़ दिया क्योंकि इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे, तो ये हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, वो तो ये वाला एंगल हो गया, उसमें फिर हमने पाई बाई 4 जोड़ दिया। तो tan के केस में जो सोल्यूशन आया उसमें क्या आया, 2n पाई में पाई बाई 4 जोड़ दिया, 2n प्लस 1 पाई में पाई बाई 4 जोड़ दिया। मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो भी पाई बाई 4 ऐड हो गया, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो भी पाई बाई 4 ऐड हो गया। तो इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, इवन ऑड का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इवन हो तो भी जोड़ रहे हैं, ऑड है तो भी जोड़ रहे हैं, तो हमने सीधा लिख दिया n पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, n पाई प्लस पाई बाई 4। मतलब इस बार इवन हो चाहे ऑड हो हम एंगल जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो ये सब तो हो गया एक्सप्लेनेशन कि क्या आएगा। अब हम लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन। ये तो हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो गया ये। ठीक है, पाई बाई 6 जो है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एंगल। ठीक है, प्रिंसिपल एंगल का मतलब क्या है, जहाँ पे भी ये वाला वैल्यू मिल जाए और साइन के केस में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक जाएंगे, कि नेगेटिव वैल्यू होगा तो माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में एंगल मिल जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा तो 0 से, क्योंकि साइन फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो अगर ये साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ लिखा होता तो ये एंगल भी माइनस पाई बाई 6 हो गया होता। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस पाई बाई 6 लिख देते हैं अगर ये माइनस हाफ होता। तो ये जो एंगल है पाई बाई 6, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एंगल, जिसके टर्म्स में हम आंसर लिख रहे हैं। एक्स तो जनरल वेरिएबल हो गया, तो इसके जब आंसर लिखेंगे तो यहाँ एक एंगल लिखेंगे, दैट एंगल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एंगल। साइन के केस में वो वाला एंगल हम कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में क्यों लिया, क्योंकि साइन एक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी आएगी नेगेटिव भी आएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में सारी कवर हो जाएंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और नेगेटिव वैल्यू के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में जा नहीं सकते क्योंकि साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो अगर मान लिया साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ होता तो माइनस हाफ हम कहाँ पे चले जाते, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज घूम के। ठीक है,
मतलब और जीरो से हम मिनिमम घूम रहे हैं। तो एक अगर लाइन में मैं बोलूँ कि प्रिंसिपल एंगल क्या है, तो प्रिंसिपल एंगल इज़ नथिंग बट मैग्नीट्यूड वाइज लीस्ट एंगल एंड प्रेफरेबली पॉजिटिव। ठीक है, तो साइन के केस में मैग्नीट्यूड वाइज लीस्ट है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। जैसे साइन तो नेगेटिव वैल्यू में थर्ड क्वाड्रेंट में ही मिल जाएगा, तो हम घूम के थर्ड क्वाड्रेंट में ही जा सकते हैं नेगेटिव वैल्यू के लिए, बट वो मैग्नीट्यूड पाई से ज़्यादा हो जाएगा। ये ठीक, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये तो ऐसी डिफाइन करने के लिए हमने बोल दिया। तो साइन के केस में और टेन के केस में -π/2 से π/2 के बीच में ही मिल जाएगा ये प्रिंसिपल एंगल, जिसके टर्म्स में आंसर लिखेंगे। और कॉस के केस में क्या है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा नहीं सकते। कॉस तो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी देगा, फोर्थ में भी देगा। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कवर हो चुका है तो हमें फोर्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है। उसकी बजाय नेगेटिव वैल्यू के लिए हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। ठीक है, अब लिखते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट, जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट sin x is equals to sin alpha is given as, देखो sin x में x तो वेरिएबल है जिसके लिए हम सॉल्व करना चाहते हैं, और अल्फा जो है वो यही वाला एंगल है। जैसे sin x बराबर sin अल्फा तो नहीं लिखा होगा, इन जनरल तो ऐसे कोई वैल्यू लिखी होगी। फिर हाफ के करस्पॉन्डिंग आई विल थिंक कि हाफ को किस एंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो एंगल sin अल्फा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एंगल। तो x बराबर कितना हो गया, n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा। ये ठीक है, x के लिए तो हम सॉल्व करें तो ये आंसर x का दिया जा रहा है। अल्फा एक कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू है, तो इसमें n ऑफ कोर्स क्या होगा, इंटीजर। एंड अल्फा को हम क्या लेंगे, -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, ये तो हो गया साइन के केस में। सेकंड, अगर कॉस का केस लिखा है cos x इज इक्वल्स टू cos अल्फा, तब जो आंसर है जनरल सोल्यूशन वो लिखा जाएगा x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एंड अगेन n इज एनी इंटीजर एंड अल्फा जो है दैट वी विल टेक फ्रॉम 0 से पाई। कॉस का हो गया। थर्ड बचा tan x इज इक्वल्स टू tan अल्फा। इसका सोल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा एंड अगेन वेयर n इज इंटीजर। ठीक है, एंड अल्फा गोज फ्रॉम -π/2 से π/2 ओपन। tan का वैल्यू π/2 तो हो ही नहीं सकता tan के अंदर, तो इसलिए ओपन लगाया। ठीक है, ठीक है। नोट 1, अल्फा इज कॉल्ड प्रिंसिपल
angle, and in case of sine it belongs to minus pi by 2 से pi by 2. In case of cos it belongs to 0 से pi, and in case of tan it belongs to minus pi by 2 से pi by 2 ओपन. ठीक है, फर्स्ट थिंग. सेकंड क्या है, देखो जैसे साइन एक्स इज इक्वल्स टू मैंने हाफ लिखा, तो हाफ का करस्पॉन्डिंग तो हमें एंगल पता है कि वो पाई बाई 6 होता है. 30 डिग्री पे साइन हाफ वैल्यू प्रोड्यूस करता है, ये मेरे को पता है. बट ऐसे तो हमें 2-3 एंगल ही पता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0, 90, बस ख़त्म. और हमने इस चैप्टर में 18 डिग्री और निकाल लिया. ऐसे मतलब कुछ ही एंगल पता है. अगर मान लिया लिखा हो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/3, तब क्या करेंगे, तब अल्फ़ा कैसे ढूंढेंगे. अगर साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ लिखा है तब तो हमने बोल दिया कि चलो हाफ जो है वो बेसिकली पाई बाई 6 हो गया, 30 डिग्री हो गया. बट अगर मान लिया साइन एक्स इज इक्वल टू 1/3 लिखा है, तो साइन एक्स का जो रेंज है वो -1 to 1 होता है. तो मेरे को ये पता है कि 1/3 वैल्यू आएगा तो सही, क्योंकि साइन एक्स कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन -1 and 1, कोई वैल्यू. तो 1/3 जो है वो -1 और 1 के बीच में ही है, तो वो भी मिलेगा, पक्की बात है. बट कहाँ मिलेगा, ठीक है, ये नहीं पता. किस एंगल पे मिलेगा ये नहीं पता. तो वो हमें पता करने की ज़रूरत भी नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं. उसके लिए हमने वे अराउंड क्या निकाल लिया, हमने इन्वर्स यूज़ कर लिया. मतलब अगर मेरे को वो एंगल, जैसे हाफ जो वैल्यू है वो किस एंगल पे मिला, पाई बाई 6 पे, तो पाई बाई 6 तो मेरे को पता था कि हाफ वैल्यू पाई बाई 6 पे मिलेगा. बट अगर 1/3 है तो वो एंगल मेरे को नहीं पता. तो उस एंगल को लिखने का हमने तरीका क्या निकाल लिया, साइन इनवर्स 1/3 लिख दिया. तो साइन इनवर्स 1/3 बेसिकली हमारे लिए पाई बाई 6 की तरह काम कर रहा है. दिस इज एन एंगल जिसके साइन का वैल्यू 1/3 होगा. ठीक है, एज सिंपल एज दिस. तो जो एंगल हमें पता है, तो जैसे साइन एक्स बराबर मान लिया हाफ लिखा है, √3/2 लिखा है. √3/2 लिखा है तो मेरे को अल्फा पता है कि पाई बाई 3 होगा, ये ठीक है. बट मान लिया 1/7 लिखा है, अब तो मेरे को नहीं पता साइन अल्फा क्या होगा. तो अल्फा को हम क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स 1/7 जो भी लिखा है. Note 2, for the angle इसको ऐसे बोलते हैं, if corresponding to a value angle is not known, then use T इनवर्स वैल्यू. ठीक है, T क्या है, साइन कॉस टेन जो भी है, T इनवर्स वैल्यू मतलब जो भी वैल्यू है. जैसे साइन एक्स बराबर 1/7 लिखा है, तो 1/7 मेरे को साइन की वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो हम साइन इनवर्स 1/7 लिख देंगे. वही एंगल हमारा हो गया जो अल्फा की तरह काम करेगा. ठीक है, तो दिस ये क्या है, इज एंगल अल्फा. ठीक है, इन्वर्स जो है वो तो एज ए सेपरेट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा. फुल इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो तो आगे चल के पढ़ाया जाएगा, बट हमारा काम अभी केवल इसी से चल जाएगा. ठीक है, एंड बहुत छोटी सी चीज़ें कि अगर मान लिया इन्वर्स साइन के अंदर माइनस अल्फा है, ठीक है, तो अंदर ही लिखा रहने दिया माइनस को, या बाहर भी लिख सकते हैं, दोनों चल जाएगा. ठीक है, tan में भी ऐसे ही हो जाएगा. tan इनवर्स के अंदर कुछ माइनस अल्फा लिखा है या माइनस मान लिया कुछ भी v लिखा है वैल्यू, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. तो tan इनवर्स में भी माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स v. बट cos इनवर्स में नहीं आएगा. cos इनवर्स
मतलब वो तो तुम ऐसे सोच सकते हो, ये बेसिकली एक एंगल है, ठीक है, ये भी एंगल है। तो जैसे हमने बोला था कि हाफ के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो π/6 होगा साइन में, माइनस हाफ के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो -π/6 हो जाएगा साइन में। तो अगर नेगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है उसी एंगल के आगे सीधा सीधा माइनस लगाने से काम चल जाएगा साइन के केस में। tan के केस में भी ऐसे हो जाएगा। tan x मान लिया √3 लिखा है, तो tan x में √3 वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, 60 डिग्री पे, π/3 पे। अगर tan x लिखा है -√3 तो -60 हो जाएगा, -π/3 हो जाएगा, वो भी चल जाएगा, ठीक है। बट अगर कॉस में वैल्यू लिखा है, cos x = मान लिया लिखा है हाफ, ठीक है, तो हाफ वैल्यू π/3 पे मिल जाएगा। cos x लिखा है -½ तो -½ के लिए -π/3 नहीं होगा, क्योंकि cos में तो -π/3 भी हाफ ही होता है, उसमें तो हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। पाई माइनस π/3 विल बी 2π/3, 2π/3 लिखेंगे एंगल। तो ऐसा ही चीज़ यहाँ पे कि ये माइनस cos इनवर्स x नहीं हो जाएगा, cos इनवर्स v नहीं हो जाएगा, क्योंकि एंगल नेगेटिव नहीं होगा, जस्ट इट विल बी पाई माइनस cos इनवर्स v, ऐसे होगा। बस ये प्रॉपर्टी याद रखी और इससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए नहीं। नोट 3 दिस, ठीक है। नोट 4 द सॉल्यूशंस, जैसे ये जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर ये सॉल्यूशन हम केवल 0 से 2π के बीच में लिखें तब जो आंसर आया, 0 और 2π के बीच में जो आंसर आया, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये प्रिंसिपल एंगल है, ठीक है, प्रिंसिपल एंगल है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इसमें से जो भी सॉल्यूशन 0 और 2π के बीच में है उनको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। द सॉल्यूशंस बिलोंगिंग टू 0 क्लोज से 2π ओपन आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ठीक है। ये याद रखा। अगर हम बोलेंगे इस इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखो, तो जनरल सॉल्यूशन लिखने का मतलब ये हो गया, वो तो इनफाइनाइट हो गया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखने का मतलब कि केवल 0 और 2π के बीच में जो आंसर आएगा वो। ठीक है, तो इफ द सॉल्यूशंस बिलोंग्स टू 0 से 2π, द सॉल्यूशन बिलोंगिंग टू 0 to 2π आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट, sin x is equals to half. Second, sin x is equals to minus √3/2. Third, cos x is equals to minus half. Fourth, tan x is equals to -1. Fifth, cot x is equals to √3. Sixth, sec x is equals to 2/√3, ठीक है। और मान लिया सेवेंथ, sin x is equals to 2/5. एट्थ,
साइन एक्स इज इक्वल टू -1/7 9th, कॉस एक्स इज इक्वल टू -2/9। ठीक है, तो देखो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। हाफ के करस्पॉन्डिंग एंगल कितना होता है 30 डिग्री, π/6। वेरी इजी। तो ये तो हो गया x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू π/6। ये आंसर हो गया। -√3/2, √3/2 के करस्पॉन्डिंग साइन में एंगल कितना आएगा π/3, और साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2 लिखा है तो नेगेटिव के लिए एंगल जो है वो भी माइनस कर देते हैं सीधा सीधा। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n। नेगेटिव है तो यहाँ पे भी -π/3 लिख दिया। ये ठीक है। अब इस माइनस को यहाँ की बजाय यहाँ पे लिख दो। दिस इज n पाई माइनस -1/n इंटू π/3। ये भी चलेगा। हम ऐसे कर सकते हैं माइनस माइनस ये -1 इसमें मिला दें तो -1/n+1 इंटू π/3। ये भी चलेगा। अब हमें ये भी समझ में आना चाहिए दिस एंड n पाई प्लस -1/n-1 इंटू π/3 ये भी बराबर ही है। यहाँ से अगर हम -1 का पावर 2 बाहर निकाल लें तो 2 पावर रिड्यूस हो जाएगा, ये आ जाएगा, और -1 का स्क्वायर विल बिकम 1, तो वो तो ख़त्म हो गया। ये सब एक ही बात है। cos x में आ गए। cos x में हाफ वैल्यू कहाँ पे आता है π/3 पे। ठीक है, तो -½ कहाँ पे आएगा, -π/3 नहीं ले सकते, वो साइन और टेन में ऐसा कर सकते हैं कि एंगल के आगे सीधा सीधा माइनस लगा दिया। cos के केस में तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो पाई -π/3 करेंगे। ठीक है, विच इज़ 2π/3। तो cos का सोल्यूशन होता क्या है 2n पाई प्लस माइनस 2π/3 हो जाएगा। ये ठीक है, ये हो जाएगा। tan x बराबर -1। tan x का सोल्यूशन था n पाई प्लस जो भी अल्फा है 1 कहाँ पे आएगा π/4। -1 tan है तो एंगल के आगे सीधा सीधा माइनस लगा सकते हैं, -π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो -π/4 यही आ गया। cot x इज इक्वल टू √3 को देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि tan x में कन्वर्ट कर लिया, मतलब हमने तीन ही जो जनरल सोल्यूशन है वो तीन ही के लिखा है ना, केवल साइन कॉस और tan के। बाकी तीन के क्यों नहीं लिखा है, उन्हीं को रेसिप्रोकल लेके इन्हीं तीन में कन्वर्ट करके फिर आंसर लिख सकते हैं। तो जैसे cot x इज इक्वल टू √3 है, उसको लिख लिया tan x 1/√3। 1/√3 30 डिग्री पे आता है तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं आंसर। ऐसे ही है sec x √2/√3 है तो cos x हो जाएगा √3/2। ठीक है, √3/2 π/6 पे ही आएगा तो ये भी हो गया x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/6। देखो इसका जरूर ध्यान रखेंगे, अगर cos है तो वो 2n पाई प्लस माइनस थीटा होता है, tan है तो सीधा n पाई प्लस थीटा होता है, साइन है तो फिर वो n पाई प्लस -1/n, मतलब ये सब चीज़ चलती है उसमें। साइन x 2/5। अब 2/5 के करस्पॉन्डिंग अभी तो सारे नॉन वैल्यूज़ थी, 2/5 पे तो नहीं पता, कोई बात नहीं, इन्वर्स करके लिखेंगे तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू यहाँ पे अल्फ़ा। इस बार अल्फ़ा नहीं पता हमें सीधा सीधा, तो विल यूज़ इन्वर्स। तो यहाँ पे यूज़ हमने क्या कर लिया साइन इन्वर्स 2/5। तो बेसिकली ये भी एक अल्फ़ा ही लिखा हुआ है, ये भी एक एंगल ही है। कौन सा एंगल, जिस एंगल के साइन का वैल्यू 2/5 होगा। ठीक है क्या वो एंगल, वो जाने की जरूरत ही नहीं, बस ऐसे लिख के छोड़ दिया। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू -1/7 भी नहीं पता, तो ये हो जाएगा n पाई प्लस -1/n। अब देखो -1/7 को चाहें तो ऐसे लिख दो साइन इनवर्स -1/7, ये चलेगा। और साइन में तो हमने क्या बोला था कि माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस माइनस को बाहर निकाल के यहाँ लगा दिया और फिर लिख दिया साइन इनवर्स 1/7, तो ये भी चलेगा, बोथ विल डू। कॉस के केस में देखो x बराबर कॉस का सोल्यूशन कितना होता है 2n पाई प्लस माइनस थीटा, तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। इसके करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं पता
कोई बात नहीं, सीधा सीधा एक तो हम कॉस इन्वर्स में लिखा रहने दें पूरा नेगेटिव के साथ, -2/9 है तो -2/9, ये चल जाएगा, ये एक आंसर हो गया। बट इसमें अगर मैं इस माइनस को बाहर निकालना चाहूँ तो वो ऐसे बाहर नहीं आएगा इसकी तरह। साइन इनवर्स और टेन इनवर्स में तो सीधा बाहर निकाल सकते हैं, वो बाहर माइनस आ गया। इसमें अगर निकालना है तो वो पाई माइनस करके आएगा, तो इट विल बी 2n पाई प्लस माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स 2/9 ऐसे आएगा अगर हम माइनस बाहर निकालना चाहें तो। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम 10th बोल दें 10x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस tan इनवर्स -5 लिख दो, बिल्कुल चलेगा, और n पाई माइनस tan इनवर्स 5 लिख दें, दिस विल ऑल्सो डू। ठीक है, साइन और tan के अंदर से तो माइनस सीधा बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और देख लिया, अगर हम लिख दें 11th कि साइन x इज इक्वल टू 3/2। देखो ये जो -1/7 है इसके करस्पॉन्डिंग हमें एंगल नहीं पता था, वेल एंड गुड, इन्वर्स यूज़ कर लिया, चलेगा। बट ऐसा भी नहीं कि हम दुनिया में कुछ भी चीज़ दिखाई दे हम उसके आगे इन्वर्स लगा के लिखते हैं। ठीक है, उसके लिए वो डिफाइन भी होना चाहिए। तो जैसे साइन x बराबर 3/2 है, तो 3/2 तो 1.5 हो गया। साइन x का जो रेंज है वो -1 से 1 तक ही होता है, तो 1.5 तो वैल्यू साइन x में आ ही नहीं सकती, साइन x का वैल्यू 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो इसमें आंसर नहीं लिखेंगे कि x बराबर n पाई प्लस माइनस ऐसे करके साइन इनवर्स के अंदर लिख दिया 3/2, ऐसा नहीं। इसमें तो आंसर क्या आएगा, नो सोल्यूशन। इसमें कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि रेंज से बाहर निकल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्टिकुलर इक्वेशंस। फर्स्ट, साइन x इज इक्वल टू हाफ लिखा है, तो अच्छी बात है, हमने x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़्ड टू n पाई/6 वैसे करके लिख लिया। बट अगर मान लिया साइन x के लिए 0 लिखा है, 1 लिखा है, -1 लिखा है, तो दीज आर वेरी फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यूज़, मतलब जो यहाँ पे मिल रहा हो, इन चारों लाइनों पे अगर कोई मिल रहा है तो हम सीधा सीधा ही लिख सकते हैं। ठीक है, ये वैसे हमने पहले बोला था कि इस जगह पे साइन एंड टेन 0 होगा, कॉस का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, साइन अगर 0 है तो यहाँ पे कॉट अनडिफाइंड होगा। ठीक है, इस जगह पे साइन 1 होगा, कॉस 0 होगा। ठीक है, कॉस 0 हो गया तो फिर कॉट भी 0 हो गया, बट टेन अनडिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड। इस पे क्या हो गया, फिर वापस साइन टेन 0, कॉस का वैल्यू देखो यहाँ 1 था, इस पे -1 आएगा। ठीक है, ये कौन सा एंगल है, 2n पाई, ये कौन सा एंगल है, 4n + 1 पाई/2।
मतलब बेसिकली वही 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये है ऑड मल्टीपल, तो 2n प्लस 1 पाई लिखो, या 2n माइनस 1 पाई भी लिख सकते हैं, 2n माइनस 1 इज ऑल्सो ऑड, दैट विल ऑल्सो डू। ऐसे ही इसको 4n माइनस 3 लिख दो पाई बाई 2 में, या फिर 4n प्लस 3 लिख दो, या फिर 4n माइनस 1 लिख दो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इस जगह पे क्या होगा, यहाँ साइन 1 था, इस जगह पे साइन माइनस 1 होगा, और कॉस की वैल्यू 0 होगी। कॉस 0 है तो कॉट के न्यूमरेटर में कॉट भी कॉस अपॉन साइन होगा, कॉस 0 है तो कॉट भी 0 हो जाएगा, एंड टैन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ये ठीक है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इन्हीं को लिखेंगे, मतलब अगर साइन एक्स 0 है तो साइन एक्स 0 यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, मल्टीपल ऑफ पाई। तो साइन एक्स बराबर 0 विल इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू एन पाई। अब देखो, अगर साइन एक्स बराबर 0 लिखा है तो वो जो हमने इक्वेशन लिखा था एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एन इंटू अल्फा, उसमें अल्फा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो उसमें माइनस 1 रेज टू पावर एन वाला पार्टी खत्म हो जाएगा, केवल एन पाई बचेगा, वहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, वहाँ से भी ये आ जाएगा। tan x अगर 0 है तो उसका tan x इज नथिंग बट साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस अगर 0 है तो साइन x ही 0 है। ठीक है, a अपॉन b अगर 0 है तो हमने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में बताया था कि a ही 0 हो सकता है, b कुछ भी हो जाए वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर tan x 0 है दैट ऑल्सो विल इम्प्लाई x इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमारे तुरंत टिप्स पे होना चाहिए, इनको सोचने में टाइम नहीं लगना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, इन दोनों पे साइन 0 होता है, इन दोनों पे कॉस 0 होता है। जहाँ साइन 0 है वहाँ एक जगह कॉस 1 आएगा, एक जगह माइनस 1 आएगा, और इन दोनों जगह पे कॉस 0 है तो इन दोनों जगह में एक जगह साइन 1 आएगा, एक जगह माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो tan x बराबर 0 ये हो गया। cos x बराबर 0 विल इम्प्लाई x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, cos x 0 कहाँ पे होगा, इन दोनों पे, तो ये तो अगर ये अलग अलग लिखें तो ये 4n प्लस 1 पाई बाई 2, 4n माइनस 1 पाई बाई 2, दोनों को मिला के लिखें तो वो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल। सही है, तो ये हो गया। उसके बाद साइन एक्स अगर 1 बोलें तो वो यही है बस, दैट इज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 लिख दो, या फिर 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अगर cos x 1 लिखें तो cos x 1 तो यहाँ पे होगा विच इज़ 2n पाई। ठीक है, अगर sin x माइनस 1 लिख दें तो x इज इक्वल टू 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, ये cos x माइनस 1 लिख दें तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई। ये ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है जो काफ़ी जगह यूज़ होगा पूरे मैथमेटिक्स में, नॉट ओनली इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, बाकी जगह भी यूज़ होगा। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, देखो जो हमने सोल्यूशन लिखा था कि साइन एक्स के लिए सोल्यूशन था n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फ़ा, कॉस के लिए था 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, tan के लिए सबसे सिंपल था n पाई प्लस अल्फ़ा। ये अलग अलग क्यों आया, अलग अलग इसलिए आया क्योंकि साइन जो पॉजिटिव है वो फर्स्ट सेकंड में होता है, नेगेटिव थर्ड फोर्थ में होता है, tan पॉजिटिव फर्स्ट थर्ड में होता है, नेगेटिव सेकंड फोर्थ में होता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर है, अलग अलग क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसलिए हमें अलग अलग वैल्यूज़ लिखना पड़ा। बट अगर मान लिया मेरे को कोई इक्वेशन ऐसे सॉल्व करना है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वैल्यू चाहिए, मान लिया अगर मैं बोलूँ साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, मतलब प्लस हाफ का भी सोल्यूशन चाहिए, माइनस हाफ का भी चाहिए,
तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू हैं फिर तो चारों क्वाड्रेंट में आ गए। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू हैं तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि साइन है, कॉस है, टेन है। ये ठीक है। ऑफकोर्स जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है उसके हिसाब से एंगल तो अलग अलग आएगा ही। साइन में लिखा हो हाफ तो π/6 आएगा, टेन में लिखा हो हाफ तो टेन में तो हाफ वैल्यू नहीं पता तो उसको तो टेन इन्वर्स करके लिखना पड़ेगा। कॉस में लिखा हो हाफ तो π/3 आएगा। वो π/3 आया, π/6 आया, टेन इन्वर्स हाफ आया, ये तो अलग अलग आएगा, वो तो वेल एंड गुड। बट जो वैल्यू आएगा अगर प्लस माइनस दोनों वैल्यू चाहिए तो वो चारों क्वाड्रेंट में आएगा। अगर चारों क्वाड्रेंट में आएगा तो फिर साइन कॉस टेन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, फिर तो सीधा सीधा n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है। फिर तो हम वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, अगर मेरे को चारों क्वाड्रेंट में वैल्यू चाहिए तो हम लिख देंगे n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो जब n इवन होगा तो इवन प्लस माइनस अल्फा से ये दोनों कवर हो जाएगा, ऑड प्लस माइनस अल्फा से ये दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि अगर ऐसे लिखा है t² बराबर t² अल्फा, मतलब tx इज इक्वल टू प्लस माइनस टी अल्फा। ठीक है। t क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन तीनों चलेगा, किसी का भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर ऐसे लिखा है, ठीक है, फिर तो सोल्यूशन चारों क्वाड्रेंट में आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है। मतलब चारों क्वाड्रेंट में अल्फा आ जाएगा, अल्फा 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 अल्फा। तो जब बेसिकली यहाँ n इवन होगा तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई का मतलब यहाँ पे प्लस माइनस अल्फा से ये दोनों एंगल कवर हो गया। जब यहाँ n ऑड होगा तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस अल्फा से ये दोनों एंगल कवर हो जाएगा, तो आ जाएगा। ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लिया ऐसे लिखा है, फर्स्ट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हाफ, तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। प्लस माइनस आ गया तो फिर यही, सो दिस विल इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1/√2, तो कहाँ आता है π/4 पे। सेकेंड अगर लिखा है मान लिया tan² x बराबर 3, तो इट विल इम्प्लाई tan x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। ठीक है। अगर tan x प्लस माइनस √3 है तो x कितना आ जाएगा, प्लस माइनस आ गया तो ये n पाई प्लस माइनस √3 कहाँ पे आएगा, π/3 पे, तो ये हो गया। मतलब ये एक जैसा ही स्ट्रक्चर है, n पाई प्लस माइनस n पाई प्लस माइनस। थर्ड में मान लिया लिखा है cos² x बराबर 1/7, तो cos² की वैल्यू 1/7 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि cos का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा तो स्क्वायर करने पे वो 1/7 आ सकता है। सो दिस विल इम्प्लाई cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√7। फिर वही x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स 1/√7। अगर चारों क्वाड्रेंट में लिखना है वैल्यू तो ये अंदर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, वो प्लस एक ही वैल्यू से काम चल जाएगा। ठीक है। मतलब 1/√7 ले लिया, उसी के आगे प्लस माइनस लगा दिया, तो अपने आप ये चारों वैल्यूज़ आ जाएंगी, प्लस माइनस से ही आ जाएंगी चारों वैल्यूज़। ठीक है। ये हो गया हमारा नोट 2।
ठीक है, अब चलते हैं आगे। Find principal solutions of first part sin x is equals to half। तो आंसर x इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल सोल्यूशन का मतलब क्या है कि केवल एक ऐसे 0 से 2 पाई के बीच में ही आंसर लिखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो केवल 2 ही आंसर आएगा, तो एक बार ये यहाँ तक, एक दूसरा ये, तो यहाँ से यहाँ तक तो ऑफ कोर्स कितना हो जाएगा π/6, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 5π/6। तो 2 ही वैल्यूज़ आएगा, एक तो π/6 एंड एक कितना आएगा 5π/6। बस यही 2 आंसर। ठीक है, अगर मान लिया लिखा है cos 3x इज इक्वल्स टू हाफ, मान लिया ये लिखा है, या cos 3x इज इक्वल्स टू -हाफ, ये लिखा है। तो देखो इसको करने का तरीका कितना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x हम कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे, 0 से 2 पाई तक। ठीक है, और हमारे लिए यहाँ पे एंगल क्या है 3x, तो 3x को हम कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे, 0 से लेके 6 पाई तक। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए अगर हम ये छोड़ दें, ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे 6 पाई का मतलब क्या है कि ये 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये हो गया। ठीक है, इसके अंदर हमें सोल्यूशन लिखने हैं। तो अगर कॉस की वैल्यू -हाफ है तो -हाफ एक तो इधर आएगा, एक इधर आएगा। ठीक है, मतलब 1 मिनट के लिए 3x को भूल गए, जो हाफ वैल्यू है वो 60 डिग्री पे आएगा। तो 60 डिग्री का मतलब क्या है कि ये 60 डिग्री हो गया, या ये π/3 हो गया। तो देखो हमें कितने आंसर मिलेंगे, ऐसे ही ये वाला भी π/3 हो गया। कितने आंसर बनेंगे? अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, फिर तो बहुत ईजी है। देखो इस लाइन को 1 2 3 बार कट कर रहा है, ऐसे ही इस लाइन को 1 2 और 3 बार कट कर रहा है। तो टोटल प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे 6। अब वो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, दैट इज़ ये जो एंगल है वो कितना है 2π/3, मतलब पाई माइनस π/3, ये 2π/3 है। तो ये वाला जो एंगल होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए तो हम एक चक्कर और एक्स्ट्रा लगा के आए, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 2π + 2π/3। फिर यहाँ तक पहुँचने के लिए एक चक्कर और लगाए, तो ये वाला एंगल हो जाएगा, मतलब एक एक्स्ट्रा चक्कर लगाने से 2π ऐड होगा। तो अगर ये एंगल है 2π/3 तो ये उससे 2π ज़्यादा है, ये उससे भी 2π ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अब ये वाला जो एंगल होगा π + π/3, तो जैसे ये वाला एंगल तो 2π/3 हो गया, ये वाला जो एंगल होगा यहाँ तक तो वो हो गया π + π/3 इज़ 4π/3। फिर ये उससे 2π ज़्यादा, फिर ये उससे 2π ज़्यादा। ठीक है, तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, ऐसे कि 3x की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ से 2π/3, ठीक है, 2π + 2π/3, फिर 4π + 2π/3, फिर ये वाला 4π/3, फिर 2π + 4π/3 एंड एट लास्ट 4π + 4π/3। 3 को उधर शिफ्ट कर दिया,
क्योंकि हमें वैल्यू तो x का बताना है, तो आंसर x के टर्म्स में देंगे। तो x के टर्म्स में ऐसे आंसर आ जाएगा इसका, x इज इक्वल्स टू 2π/9। ठीक है, ये कितना हो गया, अगर हम 2π कॉमन ले लें तो मतलब ये 8π/3 है ये, तो 8π/9। ठीक है, फिर ये कितना हो गया 14π/9, फिर ये हो जाएगा 4π/9, फिर उससे अगले वाला हो जाएगा 10π/9, उससे अगले वाला हो जाएगा 16π/9। ये आंसर हो जाएंगे टोटल जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखा। अगर मान लिया किसी भी वजह से, मान लिया हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और चारों क्वाड्रेंट में बस हमें एक ही एंगल मिला, यही काम का है, यही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये एंगल मान लिया अल्फा है। ठीक है, हमने कुछ भी सॉल्व किया, एक चक्कर लगाने पे एक एंगल मिला हमें अल्फा, वो काम का है, बाकी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, किसी भी रीज़न से रिजेक्ट हो गया। साइन कॉस टेन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कुछ भी लिखा हो, ये एंगल चाहिए हमें अल्फ़ा। तो इसको जनरल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए, ये ठीक है, अल्फ़ा को जनरल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए केवल इस एंगल का हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, 2nπ, मतलब यहाँ तक पहुँचे, उसमें अल्फ़ा जोड़ दिया। ठीक है, तो अगर हमें ये एक एंगल चाहिए, पर्टिकुलर एंगल 2nπ प्लस उसमें हमने अल्फ़ा जोड़ दिया। ठीक है, जैसे क्या रीज़न है इसका, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। अगर हम मान लिया ऐसे लिख दें, ठीक है, 2 sin x - 1 अपॉन √3 tan x + 1 इज इक्वल्स टू 0। मान लिया ये क्वेश्चन है, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर a/b लिखा है तो a/b 0 कब होगा, जब a 0 हो जाए। तो सॉल्यूशन 2 sin x, ठीक है, -1 0 होना चाहिए। बट आई विल ऑल्सो हैव टू इंश्योर कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, एंड √3 tan x + 1 ये 0 नहीं होना चाहिए। मतलब sin x हाफ होना चाहिए एंड tan x -1/√3 नहीं होना चाहिए। अब अगर हम सोचें कि sin x का वैल्यू अगर हाफ है, ठीक है, तो tan x का वैल्यू कितना होगा। देखो, अगर sin x का वैल्यू हाफ है तो हाफ का मतलब कितना होता है 30 डिग्री। tan में 30 डिग्री में वैल्यू कितना आएगा 1/√3। तो ये जो 1/√3 है ये मैग्नीट्यूड वाइज है। ठीक है, tan का अगर मेरे से बोले ना sin x हाफ है तो tan का वैल्यू बताओ, तो अगर sin x हाफ है तो वो sin x की वैल्यू हाफ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ सकती है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ सकती है, दोनों क्वाड्रेंट में आ सकती है, दोनों क्वाड्रेंट में। बट tan की वैल्यू एक तरफ पॉजिटिव आएगी, एक तरफ नेगेटिव आएगी। दोबारा सुना, अगर sin x हाफ है, ठीक है, तो हाफ के करस्पॉन्डिंग एंगल कितना हो गया हमारा 30 डिग्री। अब जो tan की वैल्यू आएगी वो 30 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रहा है, tan 30 कितना होता है 1/√3, उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आ सकता है। ये ठीक है, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाते समय हमेशा वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आ सकता है। ठीक है, जैसे मान लिया हमने बोला कि sin x का वैल्यू 1/5 है, sin x का वैल्यू मान लिया हमने बोला कि sin x का वैल्यू 1/5 है, तो cos x का वैल्यू क्या होगा,
तो कुछ भी नहीं, हम 1 मिनट के लिए ऐसे बनाएंगे। अगर साइन एक्स की वैल्यू 1/5 है तो ये 1 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, ये ट्राइंगल में अगर एक्स है तो साइन एक्स 1/5 हो गया। ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस से 25 में से 1 गया 24, तो दिस विल बिकम √24। तो हम cos x की वैल्यू क्या लिखेंगे? cos x की वैल्यू हम प्लस माइनस लिखेंगे √24/5। ये ठीक है, वो प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। क्यों हो सकता है प्लस माइनस? ऑफ कोर्स अगर sin x 1/5 है तो x तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, साइन तो दोनों जगह पॉजिटिव है। बट cos में क्या है कि अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तब तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, बट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तब तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। तो माइनस रूट इतना भी आ सकता है। अब ये बात इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। अगर tan की वैल्यू दे रखी है, साइन की वैल्यू पूछिए, tan की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी दे रखी है और साइन की वैल्यू पूछिए, तो हम ट्राइंगल बना के पाइथागोरस लगा के साइन का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, फिर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर साइन एक्स हाफ है तो tan x की वैल्यू +1/√3 भी हो सकता है, -1/√3 भी हो सकता है यहाँ से। बट इसने क्या किया, -1/√3 के लिए मना कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं केवल sin x = हाफ देखूं तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इससे ये क्या करेगा, tan x ने बोला कि नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो tan x की नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे आती है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये वाली वैल्यू इससे मैच कर रहा है, इसलिए ये नहीं होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली हमारे पास वैल्यू बचा क्या, तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला वैल्यू बचा, π/6 वाला, ये वाला एंगल बचा। ठीक है, अब ये एंगल तो हम ऐसे भी पहुंच सकते हैं और घूम के भी पहुंच सकते हैं। इससे tan को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस एंगल पे tan की वैल्यू +1/√3 होगा, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x = 2nπ + π/6। ये आंसर होगा। ठीक है, और चलो एक नोट और देख लेते हैं। टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, पे अटेंशन टू repeated solutions। ठीक है, मान लिया किसी क्वेश्चन में उसने बोला कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, इन 0 से पाई या कुछ भी 0 से 2 पाई, कुछ भी उसने एक इंटरवल बता दिया। इंटरवल क्यों बताया? अगर कुछ भी ना बोलें तो हो सकता है कि हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाए। ठीक है, फिर तो कोई सेंस बचता नहीं पूछने का, फिर भी वो भी पूछा जा सकता है बाई चांस। तो अगर हमें कोई रेंज दे दिया जाए, मान लिया उसने 0 से 2 पाई के बीच में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस गिन के बताओ, और मान लिया हमारा सॉल्यूशन कुछ ऐसा है दिस = 0 और दिस = 0, तो उन दोनों के बीच में हम ये जरूर ट्रैक रखेंगे कोई सॉल्यूशन रिपीटेड तो नहीं है, ऐसा तो नहीं दोनों जगह आ रहा हो। उससे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन में गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन find number of solution of the equation sin 2x into cos x is equals to 0। ठीक है, ऐसे एक इक्वेशन लिखा है, इसके हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन गिन के बताने। तो
solution या नंबर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन 0 से 2 पाई क्लोज्ड, ऐसे लिखा है 0 to 2 पाई क्लोज्ड। तो sin 2x into cos x is equals to 0 implies either sin 2x बराबर 0, ये ठीक है, और cos x बराबर 0, ठीक है। साइन समथिंग बराबर 0 का हमने सोल्यूशन बताया था, कुछ पर्टिकुलर सोल्यूशंस लिखाए थे कि साइन का वैल्यू 0 कब होता है, n पाई पे, तो ये हो गया n पाई। कॉस का वैल्यू 0 कब होता है, जब पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो, ठीक है, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल पे 0 का, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल्स टू n पाई बाई 2, और ये तो लिखा है x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। अब तुम इसको ऐसे ध्यान रखो कि x की वैल्यू आई रिक्वायर कि 0 से 2 पाई के बीच में ही रहे बस, ठीक है। अगर मेरे को नंबर ऑफ सोल्यूशन गिनने हैं तो मेरे को एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे भी गिन सकते हैं। जैसे इसमें n की वैल्यू इंटीजर्स रखेंगे तो हम ऐसे गिन सकते हैं कौन कौन से इंटीजर हमारे काम के हैं। देखो नेगेटिव इंटीजर मैंने कोई भी रखा है, जैसे -1, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, तो ये माइनस पाई बाई 2 तो इस इंटरवल में है ही नहीं, ये तो पॉजिटिव इंटरवल है 0 से 2 पाई। n के लिए -2 रखेंगे और नेगेटिव हो जाएगा, -3 रखेंगे और नेगेटिव हो जाएगा, तो इसमें नेगेटिव तो रख ही नहीं सकते, ठीक है। अगर n इज इक्वल टू 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा, वो तो है इसके अंदर, तो n इज इक्वल टू इसमें 0 चल जाएगा, ठीक है। मेरे को बस ये देखना है n की वैल्यू ऑफकोर्स इंटीजर ही रख सकते हैं, तो नेगेटिव इंटीजर ने काम नहीं किया, n बराबर 0 चल जाएगा। 1 रखेंगे तो पाई बाई 2 इसके अंदर है, आ जाएगा। 2 रखेंगे तो पाई है, 3 रखेंगे तो 3 पाई बाई 2 है, 4 रखेंगे तो 2 पाई है, तो वहीं तक आ रहा है। तो 0 1 2 3 4 ये सारी वैल्यूज चल जाएगी। अगर मैंने n का वैल्यू अगला इंटीजर रखा 5, तो जो ये वाला जो है वो इस इंटरवल के बाहर चला जाएगा, तो इस इक्वेशन की वजह से इतने सोल्यूशन आए 5, ठीक है। सेम चीज़ अब यहाँ पे हमने रिपीट कर दिया। आई विल चूज़ इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ n फॉर विच x जो है वो हमारा इसी इंटरवल में रहे। नेगेटिव से चालू किया, मान लिया मैंने रखा है n की जगह -1, तो ये हो गया -2 + 1 -1 माइनस पाई बाई 2, नहीं चलेगा। n का वैल्यू -2 रखा और नेगेटिव हो जाएगा, तो उसके तो बाहर चला गया, नहीं चलेगा, तो नेगेटिव तो नहीं चलेगा। फिर n का वैल्यू 0 चल जाएगा, 0 रखा तो पाई बाई 2 आ गया, तो पाई बाई 2 तो चल जाएगा 0 से 2 पाई के बीच में। n का वैल्यू फिर हमने 1 रखा तो ये 3 हो गया, 2 + 1 3, 3 पाई बाई 2, वो भी चल जाएगा। फिर n का वैल्यू हमने 2 रखा तो 2 2 4 + 1 5 पाई बाई 2, 5 बाई 2 मतलब 2.5, तो ये लिखा है 2.5 पाई, तो वो तो 2 पाई से बढ़ाओगे तो बस और कुछ नहीं चलेगा, यही दो वैल्यूज़ होगी, ठीक है। गलती कहाँ हो सकती है, हम ऐसे गिने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मतलब बेसिकली इसमें तो और लिखा है ना, ये अगर 0 हो जाए तो भी सही है, वो भी आंसर है, ये 0 हो जाए तो भी सही है, वो भी आंसर है। तो अगर हम इसको ऐसे बोलें 5 सोल्यूशन यहाँ से आ गए, 2 सोल्यूशन यहाँ से आ गए, टोटल 7 सोल्यूशन आ गए, तो इतनी जल्दी हमें करनी नहीं चाहिए, ठीक है। पहले तो आई हैव टू इंश्योर कि ऐसा तो नहीं है कि दोनों जगह से सेम वैल्यू आ रही हो, तो इसलिए अब हम चेक करेंगे। 0 रखने पे 0 आएगा, 1 रखने पे पाई बाई 2, 2 रखने पे पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, ये आंसर आए। इसमें 0 रखने पे x इज इक्वल टू 0 रखने पे कितना आ गया, पाई बाई 2, 1 रखने पे 3 पाई बाई 2। नाउ यू कैन सी कि दीज 2 वैल्यूज आर ऑलरेडी काउंटेड यहाँ पे, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ सोल्यूशन है वो हमारे ब्लाइंडली 5 + 2 7 नहीं है, वो केवल 5 है, ये तो वही रिपीट हो गए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल्स टू 5।
ठीक है, यही 5 है, इसने कुछ हमें एक्स्ट्रा नहीं दिया, केवल 5 ही आंसर है।